असर नहीं होगा, इसको समझिए। असर संभावित संकट भी हो सकता है और असर भारत पर देखने को मिल सकता है, लेकिन पैनिक थोड़ी ना फैलाना है साहब। आप पैनिक थोड़ी ना फैलाएंगे भाई। आपके पड़ोस में मैं कह रहा हूं, अगर कुछ कोहराम मचा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर थोड़ी सी उसकी आंच आग लगी है तो आंच तो घर तक पहुंचेगी। लेकिन आप पैनिक फैलाएंगे, हाय तौबा मचा देंगे, ये हो गया वो हो गया। अब होर्डिंग, कुछ लोग होर्डिंग कर रहे हैं, ये भी मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसको समझिए। ईरान इजराइल युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। संभवतः थोड़ा भारत पर भी पड़ सकता है, पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे कई देशों में तो अपने यहां अघोषित आपातकाल घोषित कर चुके हैं। लेकिन यह कहना कि मोदी की वजह से सब कुछ हो गया, मोदी ने आर्थिक आपातकाल लगा दिया देश के अंदर, मोदी जिम्मेदार हैं, खत्म हो गया सब कुछ, गैस खत्म हो गई, एलपीजी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पीएनजी सीएनजी सब खत्म हो गया, आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, हालात पर काबू पाना किसी एक देश के हाथ में नहीं है। ये तो लोग ऐसे करें जैसे मोदी ने जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाकर खुद बंद कर दिया। ये एक वैश्विक समस्या है जिसका हल भी वैश्विक हालात पर निर्भर करेगा। जंग की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, भारत में भी दिख सकता है। भारत अपनी, अब इसको समझिए, मैं कुछ आंकड़ों के जरिए बताता हूं आपको। आप जानते हैं भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60 से 65% बाहर से मंगवाता है, जिसमें से 92% गैस जो है वो सप्लाई जो है वो खाड़ी देशों से होती है, जिसमें यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे देश इसमें शामिल हैं। अब वहां क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इस वजह से सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सरकार कह रही है कि नहीं, स्थिति काबू में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर कर चुके हैं कि आम इंसान पर कोई असर वो नहीं पड़ने देंगे। यही तो सरकार की जिम्मेदारी होती है साहब। तेल के दाम बढ़ गए क्या तेल के दाम? आप बताइए ना, तेल का संकट, ये अभी पिछले हफ्ते तक विपक्ष चीख रहा था पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, लाइनें लग गई। पिछले हफ्ते बढ़ गए। भारत में तेल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसको समझिए। सरकार की तरफ से जो स्पष्ट किया जा रहा है, हमने लिखा है इसलिए, दुष्प्रचार गया तेल लेने, आम जनता को गैस और तेल की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। यही नहीं, आम लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी सरकार ने प्लानिंग शुरू कर दी है। सुनिए, गैस और पेट्रोलियम पदार्थों के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया है। कालाबाजारी, जमाखोरी ना हो। हां, यह भी सुन लीजिए, अफवाह फैलाएंगे बड़ा पछताएंगे। जमाखोरी अगर की इस समय, जब देश में संकट के हालात, संभावित संकट मैं कह रहा हूं, कमर्शियल गैस सप्लाई की जगह घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। अच्छा, यह भी सुनिए, जो रीबुकिंग, मतलब घरेलू सिलेंडर की जब बुकिंग आप करते हैं तो दोबारा बुकिंग का समय जो पहले 21 दिन था उसको 25 दिन कर दिया गया है, 25 दिन बाद, ताकि जो है होर्डिंग ना हो, जिसको जरूरत नहीं उसके घर में 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 सिलेंडर लोग ना भर के रख लें। अस्पतालों और शैक्षणिक अस्पतालों में कमी नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर गैस सप्लाई को सीमित करने का निर्देश दे दिया गया है। गैस कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया गया है, जिसका असर यह है कि पिछले 2 दिनों में ही गैस उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी दर्ज हो गई है। कोई भी सरकार यही करेगी, यह सरकार की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमने मोदी जी ने जाकर थोड़ी ना लड़वा दिया, जंग शुरू करवा दी, या मोदी जी ने जाकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करवा दिया, ताला लगवा दिया उस पर। मोदी जिम्मेदार। ईरान इजराइल जंग के बीच मैं कह रहा हूं, एक वहां जंग चल रही है, एक जंग यहां चल रही है, वो है अफवाह वाली जंग। ये बहुत डेंजरस होती है। ये जो एक जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, एक जंग यहां शुरू हो चुकी है, अफवाह वाली जंग, दुष्प्रचार वाली जंग। एक ऐसी जंग जिसने देश के अलग अलग हिस्सों में ना लोगों को लाइन में लगा दिया है, पैनिक क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, गैस सप्लाई को लेकर जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, थोड़ी राशनिंग की जरूरत है। सरकार वही कर रही है, सरकार को भी करनी चाहिए, विपक्ष को भी करनी चाहिए, लेकिन चिंता तब सार्थक है जब वो समाधान की तरफ ले जाए, ना कि देश को अनावश्यक डर फैलाया जाए। प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये युद्ध में ना ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बाद की ये 2 तस्वीरें मैं फिर से दिखाऊंगा, दिखाइए, ये निचोड़ है साहब। पहली तस्वीर पिछले हफ्ते की है ना, जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफे की अफवाह। बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ जाएंगे, लाइनों, वहां लाइनें लग गई, बढ़ गए। क्या हुआ?
कुछ भी सामान्य हालात है। अब दूसरी अफवाह, 2 दिनों से गैस सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ है, डर लग रहा है। भाई बिल्कुल डर वाजिब है, गैस खत्म हो जाएगी, गैस खत्म होने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गैस की कमी को लेकर विपक्ष के दावों का असर भी दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों से देश भर में गैस गोदामों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कांग्रेस की तरफ से भी आज एक सिलेंडर रखा गया, उस पर माला वाला चढ़ाई गई और नौटंकी चल रही है वहां अलग तरीके से। मोदी गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस नौटंकी। वहां पर क्या हुआ, ऐसे गैस सिलेंडर लगाया, उसके ऊपर माला वाला पहनाई और वहां चल रहा है कुकर के ऊपर माला वाला पहनाकर वो सब ड्रामा चल रहा है। एक बार सुने किसने क्या कुछ। हाँ, ये आ गई तस्वीर, ये देखिए, ये अभी देखिए क्या चल रहा है, ये सब ये नौटंकी नहीं तो क्या। ये देखिए ना आप तस्वीरें, सिलेंडर रख दिया, सिलेंडर के ऊपर फूल माला चढ़ा दी, उधर गैस चूल्हे के ऊपर जो है कुकर रख दिया, कुकर के ऊपर आपने फूल माला चढ़ा दी। मोदी की गारंटी, कांग्रेस की नौटंकी। ये नौटंकी है, किसी को बुरा लगे सही बोले भाई, ये नौटंकी है। आपको अगर चिंता, आप पैनिक थोड़ी ना क्रिएट करेंगे। ये तस्वीरें देखकर लोगों के मन में आप डर पैदा कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं क्या? ये क्या है? ये देखिए सिलेंडर के ऊपर फूल माला, ये नौटंकी चल रही है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा, सुनिए एक बार। कितना बर्दाश्त करेगी जनता? कितना इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी? और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। मेरा मानना है विश्व में संकट है, क्राइसिस है और बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक एलपीजी का कमी नहीं होने देगा। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। भारत में सभी लोग को इस संकट के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न कि सियासी व्यवधान का किस्सा करने की किसी को ज़रूरत है। और भारत में सरकार की भी कोशिश है कि इसका असर जो है वो आम लोगों पर कम से कम पड़े, नुकसान कम से कम हो, किल्लत कम से कम हो। लेकिन ये संकट मोदी ने पैदा कर दिया है। मोदी की विदेश नीति की वजह से आर्थिक ऊर्जा संकट पैदा हो गया। और क्या कुछ कहा जा रहा है कि ये मोदी ने ईरान से दुश्मनी ले ली और इस वजह से ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया, और मोदी की वजह से ये कैसे हो रहा है मैं जानूंगा। संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी से। संजीव भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ बीजेपी से प्रदीप भंडारी हैं, बीजेपी से प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं। डॉक्टर वर्मा बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ सुशांत सरीन जी भी हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं। सुशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है करण वर्मा, ऑथर है, राजनीतिक विश्लेषक है। शुरुआत में संजीव भाई आपसे करूंगा। मैं तो आज केजरीवाल जी की पीसी सुन रहा था, उन्होंने जो कहा है, ट्रंप का गुलाम बनकर देश बर्बाद कर दिया, मोदी की विदेश नीति की वजह से देश में ऊर्जा संकट पैदा हुआ। हाउ इज मोदी रिस्पॉन्सिबल? मोदी की वजह से देश में ऊर्जा संकट कैसे पैदा हुआ? संजीव भाई समय आपका, बोलिए। अच्छा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। बिल्कुल, आपकी भी सारी बातें, ओपनिंग स्टेटमेंट सुना मैंने आपका। एक बात बताइए, आपने कहा कि अपोजिशन ये अब्बा फैला रहा है। अब्बा कौन फैला रहा है? मैं कह रहा हूँ सरकार ने अब्बा फैलाया। एक बात बताइए, पहले उन्होंने कहा गैस का कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है, फिर 60 रुपये आपने बढ़ा दिया। फिर आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा ऑयल गैस मिनिस्टर की एक मीटिंग, और फिर उस मीटिंग का फोटो बाहर आया, कहा कि हम सीरियस इस पे हैं, हम कोशिश करेंगे कि गैस की कमी ना हो। तो उसके बाद फिर आपने इसमा लगाया। उसके बाद फिर आपने लगातार आपने देखा कि कमर्शियल सिलेंडर्स बंद कर दिए पूरे। आपने इसका नुकसान नहीं हो रहा है देश में? अमन जी, आज मोरबी में जाके पूछिए, टाइल्स इंडस्ट्री बंद हो गई है, आधे होटल में संकट है, शादी का समय है, उनसे पूछिए जिनकी शादी है, होटल वाले कह रहे हैं, आज ही 10 होटल वाले फोन आया कि कहीं से गैस का इंतजाम करा दीजिए। तो ये सब जानकारी आपके पास नहीं होगी। आज इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं, लोग रोजगार बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं। आप कहते हैं संकट नहीं है, बड़ा संकट है। आप कहते हैं मोदी कैसे जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, ये बताइए, मुझे ये जानना है। मोदी ने जंग शुरू करवाई, मोदी ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, मोदी कैसे जिम्मेदार है ये बताइए मेरे को। आपको बुरा नहीं लगा होगा, ये यूएस प्रेस सेक्रेटरी का आज का स्टेटमेंट है। क्या कह रही है ये? कि हमने पहले कहा था इनको कि भाई रशिया से तेल बंद करो, बहुत अच्छा इंडिया ने एक्ट किया और बंद कर दिया। अभी टेम्पोररी रिलीफ दिया इनको हमने, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो हमने कहा रशिया से खरीद लो, हम गुलाम है अमेरिका के। वो अलग टॉपिक है। मोदी कैसे जिम्मेदार है ये बताइए ना मेरे को, आपके पास जवाब नहीं है।
मैं कह तो रहा हूं गैस संकट के लिए, तेल संकट के लिए मोदी कैसे जिम्मेदार है? कैसे? अमेरिका के साथ खड़े हो गए। हमारा हमेशा से फॉरेन हमारा पॉलिसी था कि हम तो ईरान के साथ भी हैं, हम तो ईरान के साथ भी हैं। आप क्यों कहां ईरान के विदेश मंत्री से बात करिए। आप बोल रहे हैं जयशंकर ने, प्रधानमंत्री, अरे हमारे प्रधानमंत्री ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बात की है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ईरान नाराज है आपको लग रहा है? भाई क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं? फॉरेन मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट है, दिया सुन बताइए कि युद्ध रुकना चाहिए। अच्छा, जो कुछ भी वो बच्चे मरे वो गलत था। भाई मैं समझना चाह रहा हूं, फॉरेन सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया, गलत स्टेटमेंट दिया। मैं विदेश नीति को लेकर थोड़ा सा मुझे बताइए। आप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान से रिश्ते बिगाड़े, अमेरिका की साइड ले ली, इस वजह से मोदी रिस्पॉन्सिबल है देश में ऊर्जा संकट के लिए, ये कह रहे हैं आप? भाई हाँ बिल्कुल पूछ रहा हूं मैं, ये कह रहे हैं आप? हम क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए, समझ गया मैं, सुनिए क्या हमने कहा, क्या ईरान ने ऐसा कहा है वो नाराज है, या हमने कहा है कि हम ईरान के साथ नहीं है? भाई ईरान ने कहा कि हम केवल अपने जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं यानी चाइना और रसिया, इसको छोड़ करके हम किसी को ऑयल नहीं देंगे। नहीं, क्या हमने ईरान के खिलाफ बोला कुछ? क्या हम ईरान के साथ नहीं है संजीव भाई? थाईलैंड से सुनिए ना मेरी बात। हाँ प्लीज बोलिए सर। सुनिए ना मेरी बात। प्लीज, प्लीज। आज ही थाईलैंड से एक शिप आ रही थी, उस पे ईरान ने अटैक किया, वो इंडिया आ रहा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आ रहा था। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे इंडियन वाटर्स में मारा गया? मैं बताता हूं प्रधानमंत्री कैसे। मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी खबर है। उसको इंडियन वाटर्स में मारा गया? उस शिप को इंडियन वाटर्स में मारा गया? स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू में, अच्छा वहां इंटरनेशनल वाटर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मारा गया। अच्छा वहां मारा है, तो हाउ इज इंडिया रिस्पांसिबल देन? लेकिन वो इंडिया आ रहा था। अच्छा, वो इंडिया आ रहा था। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कूटनीतिक फेलियर है ये। ठीक है सर। प्रधानमंत्री आज ईरान कह रहा है कि चाइना और रसिया हमारा फ्रेंड कंट्री है, इंडिया हमारा फ्रेंड कंट्री नहीं है, इंडिया का नाम तो नहीं लिया। ठीक है। और हमेशा आज देखिए एक बार भी हमारे देश के महामानव जो उन्होंने कहा कि देश को विश्व गुरु बना दिया हमने, सर एक स्टेटमेंट उनका नहीं आ रहा है। सर मैं एक चीज बस, मैं सुशांत सरीन के पास ही जाऊंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बहस नहीं करूंगा कि जो संजीव भाई ने जो सवाल उठाए हैं वो मेरे ख्याल से हम सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सुशांत सरीन बता सकते हैं। लेकिन बस एक चीज मैं 30 सेकंड में बता रहा हूं। आज जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो भारत की राजनयिक हैं संजीव भाई आपके लिए, निरुपमा मेनन राव, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री और एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके बीच जो बातचीत हुई उसका क्रक्स उन्होंने बताते हुए ये बोला कि पूरी बातचीत में भारत की चुप्पी या सावधानी भरे रुख को लेकर ईरान ने कोई आलोचना, कोई शिकायत, कोई निराशा नहीं जाहिर करी। ईरान नाराज नहीं है, आप लोग जबरदस्ती उसको नाराज कराना चाह रहे हैं। पता नहीं भारत का स्टैंड ईरान के साथ भी है सर, इजराइल के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। हो सकता मैं गलत हूं, सुशांत सरीन बता देंगे। सुशांत सर आपको क्या लग रहा है? जो अपोजिशन कह रहा है, आपने भी सुना कि ट्रंप का गुलाम बनकर हमने देश बर्बाद कर दिया, हमारी फेल्ड डिप्लोमेसी और नॉन अलाइंड की जो हमने ऐसी की तैसी कर दी, उसके चक्कर में देश में संकट खड़ा हो गया। सुशांत सरीन बोलिए सर। यार अमन, जब हम नॉन अलाइंड थे तो उस समय हमने कौन से झंडे गाड़ दिए थे और हमने अपने आप को कितना विकसित कर लिया था और दुनिया में हमने अपनी कितनी धाक जमा ली थी। भाई अगर आप अपने ही कूलेड पीना चाहते हैं और उसके बाद अपनी ही ख्यालों की दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। दूसरी चीज, क्या हमारे जो राजनेता हैं, वैसे तो पता नहीं कैसे कैसे लोग राजनेता हैं, लेकिन क्या इनको भारत का इंटरेस्ट कहां पर है ये नहीं पता लगता। आप 200 बिलियन डॉलर का तिजारत करते हैं, व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ, 200 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं अरब देशों के साथ जो ईरान के निशाने पर हैं। आप क्या उनको त्याग करके ईरान का समर्थन करेंगे? आप अपने तई एक कोशिश कर रहे हैं कि एक बीच का रास्ता रखें। और अगर आपके यहाँ पर गैस की कमी है, और मैं मानता हूं कि भारत सरकार को लोगों को अवगत करवाना चाहिए कि एक विपदा है, आ सकती है, थोड़ी सी ही तैयारी रखनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा संभालना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, मतलब कि इस तरीके से लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे हैं। लेकिन अगर गैस की कमी हुई है तो वो इसलिए हुई है क्योंकि कतर ने अपने सारे गैस के फील्ड्स बंद कर दिए हैं। अब अगर ये महाशय कह रहे हैं कि भाई आप रूस जो है वो कतर से गैस तो नहीं लेता था,
रूस के पास अपना ही माल वो है, अपना ऑयल का वो है, वो हम लोग ले रहे हैं, हम पहले भी खरीद रहे थे, हमने थोड़ा सा कम किया था। अगर आपको इतनी दिक्कत है कम करने से, तो फिर कोयम्बटूर में जाकर, जहां पर बहुत सारे लोग बेरोजगार होने के कगार पे आ गए थे क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही थी टैरिफ्स के करके, आप उनके पास जाके बोलिए ना कि भाई आप थोड़ा सा सैक्रिफाइस करें हमारे लिए। वो आप करने को तैयार नहीं है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों की बातें सुन के ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। भाई ठीक है, आपने राजनीति करनी है, आपने एक दूसरे के खिलाफ निशाना लगाना है, वो बिल्कुल आपका अधिकार है, जरूर करिए, ठीक बात है, लेकिन डोंट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस। बिल्कुल क्योंकि ठीक बात है। बात कुछ और है, बात कुछ और कर रहे हैं। और अगर गुलामी की इतनी बात है, तो जब आपके एनजीओ फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेते थे, तब आप क्या गुलामी कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? स्वाधीनता का अपना जो झंडा था वो बुलंद कर रहे थे। तो ये बोलने की बातें हैं, जितना ठीक है मर्जी सर, बोल ले, नहीं क्योंकि मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो जो ये तो मर्जी बोल ले, आपने वो बिल्कुल मुंह में ठीक आए कहा वो बोल दे। भाई। राजनीतिक दल है, राजनीति तो करेंगे, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये जो ऊर्जा संकट है ये मोदी कि फोर्ड फाउंडेशन के गुलाम थे, ये क्या कह रहे इनको हैं किसने कह दिया? कहां से डेटा लेके आए हैं? ये प्रूफ करें। ये कह रहे हैं कि फोर्ड फाउंडेशन के गुलामी कर रहे थे, आपका कहां का जिक्र डेटा लेके उन्होंने आए नहीं हैं? किया, कौन सा एक्सपर्ट है ये? आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने आपने आप लिया क्या? फोर्ड आप फाउंडेशन से आपने पैसा आपने तो लिया नहीं था? लिया ना, आपने तो नहीं लिया। आप क्यों जवाब दे रहे हैं उन्हें? नहीं नहीं, तो ये क्या हो सकता है आप बीजेपी लोगों के ने तबका लिया हो? तरह बात कर रहे हैं ना साहब। नहीं, आप नहीं, कह रहे संजीव थे भाई, कि आपके ये लिए नहीं कहा एक्सपर्ट उन्होंने। हैं, एक्सपर्ट नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नहीं नहीं अरे नहीं संजीव भाई, आपने तो नहीं लिया ना फोर्ड से आपने तो नहीं, आप क्यों उनको जवाब दे रहे हैं? लिया है। सवाल किसी के लिए भी, कोई किसी के बारे अच्छा, में भी आप आप किसी के लिए भी बात हो। कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दा ठीक क्या ठीक है? जी जी, बदले सारी दुनिया का बदले टिकट की बात रखना क्या है कर ना। रहे हैं ठीक है, कि ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी समझ गया ऐसा है, मैं, तो समझ एक्सपर्ट हैं गया ये। भाई। वो अब एक बार प्रदीप के पास चलते हैं, फिर करण भाई आपके पास आऊंगा, और डॉक्टर वर्मा भी हमारे साथ हैं। सर मैं आपके पास भी आऊंगा। एक बार पहले प्रदीप का जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब इन्हीं की गलती है। घुटने टेक दिए, अमेरिका की कॉलोनी बनाकर रख दिया आप लोगों ने, विदेश नीति फेल हो गई है, रिश्ते इतने खराब कर दिए कि भारत को यहां लाकर खड़ा कर दिया, ईरान से रिश्ते खराब कर दिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो सिर्फ रूस और चीन को दे रहा है, फिर अपने दोस्त मुल्कों को। आपको जो है इतना बड़ा संकट, ये आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बताइए प्रदीप भंडारी। अमन जी, पहले तो ये बहुत बचकानी बात है, और हर जब भी वैश्विक संकट आता है उसमें विपक्ष जो है वो एक डोमेस्टिक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास करता है। उनको लगता है कि भाई वैश्विक संकट आया है, किसी तरीके से भारत एक गलती कर दे, किसी तरीके से नरेंद्र मोदी एक गलती कर दे और ये राजनीतिक गद्दी पे बैठ ना जाए। ये इनका पैटर्न है। मैं प्रूव तो इसमें करूंगा, गलत तो क्या है? वो स्पेसिफिक तो आंसर ठीक है, वो दूंगा। तो राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे, इसमें गलत क्या है? तो देश अफवाह फैलाएंगे क्या? जब कोरोना काल हुआ था कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन को मत लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। क्या ये देश हित में था क्या? रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, बोल रहे थे भारत ने किसी का स्टैंड नहीं लिया, फिर जाके बाद में मुंह की खानी पड़ी। रशिया और यूक्रेन दोनों ने बोला भारत इज ऑन द साइड ऑफ पीस और भारत इस चीज को कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है। ये अफवाह फैलाकर देश के अंदर भ्रम और पैनिक क्यों अरे तो क्रिएट अफवाह करना की हवा चाहते हैं? निकालिए, सच बताइए। तो निकाले तभी तो जाके जनता इनको एक एक करके मुंह की अरे आप निकालिए ना, खानी बताइए पड़ती ना। है। वो कह रहे हैं, अब सुनिए सुनिए तो सही। उन्होंने जो कहा है, अब वो कह रहे हैं कि भाई ईरान का कहना है कि वो अपने मित्र देशों जैसे रूस और चीन के जहाजों को यहां से गुजरने देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। आपने ले ली ईरान से दुश्मनी, आप हो गए साइड इजराइल और अमेरिका के, और इस आपकी इस फेल डिप्लोमेसी के चक्कर में मोदी की वजह से आज देश जो है संकट में है। संजीव भाई का ये कहना है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है, ये बताइए। देखिए, मैं संजीव भाई का तो नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अभी ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो सिविलाइजेशनल है और भारत के रिश्तों को हम ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं। पर मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूंगा। 55 लाख बैरल जो है हिंदुस्तान की डेली कंजम्पशन है। पिछली बार हम 27 कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करते थे, हम 40 से ज्यादा कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। पहले हम 55% स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट पे, आज हम 70% से ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट नहीं है। अब सुनिए फैक्ट क्या है। डोमेस्टिक एलपीजी का जो प्राइस है वो 2022 के अंदर कितना था, 2014 मई के अंदर कितना था, 906 रुपए, और आज की तारीख में बढ़ने के बाद भी नॉन सब्सिडाइज एलपीजी का प्राइस क्या, 913 रुपए। पिछले 10 सालों में 60 रिवीजन के बाद, इतने बड़े वैश्विक संकट के बाद भी जो डोमेस्टिक एलपीजी का प्राइस है उससे 5 रुपए बढ़ा है। अब सुनिए, अमेरिका के अंदर 14% इन्फ्लेशन बढ़ा है, ब्रिटेन के अंदर 6% बढ़ा है, चीन के अंदर 10% बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 15% ईरान का बताइए मुझे, ईरान का आपके जानना भारत है। के ईरान का बताइए, ईरान का बताइए। ईरान जो उनकी जो आपत्ति है, मैंने पूरी पीसी सुनी अरविंद केजरीवाल की, कांग्रेस अरे की यार, भी। वो तो तुष्टिकरण- ईरान का बताइए। नहीं ईरान मैं का कह रहा बताइए। आपने ईरान से रिश्ते खराब कर लिए, उसके चक्कर में हमारे देश में ऊर्जा संकट पैदा हो गया, इसका जवाब दे दीजिए। अरे
ईरान कह नहीं रहा है कि हमारे उनके साथ रिश्ते खराब हुए हैं, ये जाके बड़े प्रवक्ता बने पड़े। हम अपने राष्ट्रीय हित की बात करेंगे ना, ये ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है कि भारतीय जाके इंडिया ने कराई है क्या? ठीक है, एक चीज सुनिए, 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए प्लीज। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं अमन जी, आपको नहीं, इनको विपक्ष के प्रवक्ताओं को, जरा इनको बोलिए डीजल के रेट कोट कर दे आज की तारीख के और 2022 में। मैं बता देता हूं, 2022 के अंदर पेट्रोल 96.72 रुपीस था, आज की तारीख में 2026 में इतने वैश्विक संकट के बाद भी पेट्रोल के दाम 94.77 रुपए है। अच्छा, अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? आगे नहीं बढ़ेंगे आप? प्रदीप बोल रहे हैं आगे नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे अब? स्टेबल रहेंगे। अरे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वैश्विक, तो फिर मत उस तरफ जाइए ना, उस तरफ मत जाइए, हो सकता है बढ़ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, सगर में संकट का समय सब पर असर होगा, मैं भी कह रहा हूं, इसलिए अभी नहीं बढ़े, अभी नहीं बढ़े, तेल के दाम नहीं बढ़े, अभी नहीं बढ़े हैं। सुनिए मेरी बात, और मैं आपको कह रहा हूं आगे भी इसके चांसेस कम है। ठीक है डॉक्टर, क्योंकि जैसे आप देखें क्रूड के देखेंगे, क्रूड 100 मैं समझ गया, आपने जवाब दे दिया। ईरान के प्रवक्ता क्यों बन रही है आम आदमी पार्टी, ये उन्होंने क्लियर बोला है। ईरान को प्रॉब्लम नहीं है, ईरान कह रहा है हमारे कोई रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के रिश्ते खराब हो गए। तो ईरान के प्रवक्ता क्यों बन रही है आम आदमी पार्टी? लेकिन पहले करण जी, फिर डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक कमेंट आप दोनों का। पहले करण, आपको भी लग रहा है ईरान से रिश्ते खराब हो गए, हमारी फेल डिप्लोमेसी के चक्कर में और ये विदेश नीति के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया पूरा मोदी जी ने? देखिए, आज से 5 दिन पहले अमन जी आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के कंटेनर्स अलाउ होंगे, तो लोग बहुत कह रहे थे अरे भारत के कंटेनर्स नहीं होंगे, क्या होगा। आज से 2-3 दिन पहले इस पर साफ स्पष्टीकरण आ गया कि ये सिर्फ जो हम रोक रहे हैं वो रोक रहे हैं यूएस, इजराइल और इनके एलाइज के लिए, भारत के लिए कोई रोक नहीं है। ये बोलने के पश्चात भी अगर हम अभी इस बोला समय है संजीव जी ने, हाँ, कि वो सिर्फ रूस और चाइना के जहाजों को गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। फैक्चुअली रॉन्ग है ये, फैक्चुअली 100% गलत है। मैं आगे जरा स्पष्टीकरण और इस पे दे दूं। प्लीज। इस समय जो वीएलसीसी होता है, ये अगर थोड़ा इस पे पढ़ें और सारा अगर डेटा भी लें, बिकॉज कार्गो शिप्स का डेटा पूरा ट्रैकिंग भी होता है अवेलेबल। वीएलसीसी, अगर मैं वेरी लार्ज कार्गो कंटेनर्स की बात करूं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 15 वीएलसीसी चल रहे हैं, उसमें भारत के भी हैं, भारत को अलाउड है। नॉर्मल तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 100 से ऊपर चलते हैं, तो ऑफ कोर्स 70-80% ट्रैफिक गिरा है, बिकॉज जो दिक्कत आ रही है वहां भारत ने नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। एक करके जो लोग देख रहे हैं वो समझे, मैं भी समझना चाह रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी, संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि ईरान ने जो है केवल अपने मित्र देशों रूस और चीन के जहाजों को यहां से गुजरने दे रहा है जी। इज इट फैक्चुअली राइट और रॉन्ग? इट इज 100% रॉन्ग। मैं संजीव जी से चाहूंगा कि वो सामने ये तथ्य रख दें, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस और इजराइल और उनके एलाइज के लिए आई है, भारत का कहीं उसमें जिक्र नहीं है। भारत के इनफैक्ट कंटेनर्स आ रहे हैं जब हम और आप आपसे बात कर रहे हैं। संजीव जी, प्रूव दिस। देखिए, आज ही हमने आपको एक मेरू नारी करके एक थाई फ्लैग कार्गो जो कांडला एयरपोर्ट पे आना था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था, उस पे अटैक हुआ है। नहीं वो अलग है, नहीं डोंट चेंज द गोल पोस्ट। सर संजीव भाई, गोल पोस्ट मत शिफ्ट करिए अगर आप फंस रहे हैं तो। आपने मुझे ये बोला अभी कोट अनकोट, अभी आपने बोला, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने बोला ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दे रहा है, वो भारत के जहाजों को नहीं गुजरने दे रहा है, वो क्योंकि भारत ने ईरान की साइड नहीं ली। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को गुजरने दे रहा है? कैन यू कंफर्म दिस? बिल्कुल स्पेशल स्टेटमेंट है, पता नहीं आप स्पेशल ट्रीटमेंट है या मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट है? मिनिस्टर्स स्टेटमेंट है कि भाई हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा अभी सिर्फ रूस और चीन के जहाज जाएंगे, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अभी रास्ते बंद हैं, जहाज नहीं आ रहे हैं, और रूट पे क्यों पड़ रहा है बताइए? मंगा लीजिए। नहीं मेरे को क्लियर करना है। एक मिनट नहीं सर, तो सिर्फ मुझे नहीं एक देखिए, एक करके आराम से संजीव भाई। आप तो वरिष्ठ अरे सर मैं अज्ञानी हूं सर, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जानना है सर आपसे, क्या सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दिया जा रहा है, हाँ या ना? क्या सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दिया जा रहा है, हाँ या ना? जवाब देने दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कहता हूं हाँ, ये कहेंगे ना, कौन प्रूव करेगा इसको? आई रिस्पेक्ट करेगा इसको सर, आई रिस्पेक्ट यू, स्टिक टू योर पॉइंट, मैं जवाब देना चाहूंगा। स्टिक टू योर पॉइंट ना संजीव भाई। आपने मुझे फिर से कहा जितने भी लोग दर्शक देश नहीं झुकने देंगे देख रहा है, मैं भी अपनी रिसर्च टीम को बोल रहा हूं, करण भी यहां पर दावा कर रहे हैं। एक मिनट, ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दे रहा है, ऐसा ईरान की तरफ से किसी ने पर्सनली बताया होगा। करण अब आप कंप्लीट करिए, फिर डॉक्टर वर्मा मैं आपके पास आ रहा हूं, सुशांत जी आ रहा हूं। अच्छा 10 सेकंड दे दूं प्रदीप को, एक मिनट। अच्छा हाँ 10 सेकंड प्रदीप लीजिए, 10 सेकंड। राजेश कुमार सिन्हा, शिपिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोट 28 Indian flag vessels are operating in the Persian Gulf area
out of 28 vessels, 24 are operating in the west of Strait of Hormuz. 28 इंडियन वेसल्स पर्शियन गल्फ में, जिसमें से 24 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में ऑपरेट कर रही है, और 4 जो है बोल रहे हैं वो जाके या आप स्ट्रेट झूठ बोल ऑफ रहे हॉर्मुज थे? के राइट में ऑपरेट कर रही ये है। फिर ये पैनिक इतने क्रिएट बड़े करने में झूठे लोग हैं ये शिपिंग मिनिस्टर झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे ये थे? कह रहे हैं सर प्लीज संजीव अच्छा, भाई प्लीज ऑफिशियल संजीव कल- भाई। कल फॉरेन मिनिस्टर उनको कल बोला ये है कि स्टेटमेंट ईरान से- दे रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, कल फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देंगे, मैं मान लूंगा। ये शिपिंग मिनिस्टर ने बोला है अरे भारतीय हवा जहाज- हवाई ने भी बातें पर्सनल करने को, स्टेटमेंट दिया है। एक एक बात को झूठ सर, बोलने पकड़े गए में सर। ये महारत है संजीव इनकी। भाई दे पकड़े दें, गए आज। मैं कह रहा हूं, पकड़े गए देखिए, संजीव भाई आज। अमन जी, हम यहाँ नहीं, हम कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, मैं मान लूंगा, कल दे दे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट। फॉरेन मिनिस्टर का फिर कहेंगे प्रधानमंत्री का आ जाए, हमारे फिर गैसेस, कहेंगे हमारे राष्ट्रपति का आ जाए। हमारे चलिए, सारे करना कार्गो आ complete रहे हैं, नहीं मैं नहीं मान भाई, एक जाऊंगा, चीज है, नहीं ये मैं गलत है मान भाई। जाऊंगा। मैं एक चीज है, मैं ध्यान रखता हूँ संजीव भाई, आप बहुत रिस्पेक्टेड है सर, बहुत सीनियर है संजीव भाई, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, लेकिन आप कभी भी फैक्चुअली रॉन्ग नहीं होते हैं सर, कभी भी नहीं होते। आपकी मजबूरी हो सकती है, केजरीवाल जी ने बोल दिया आपको, फैक्चुअली शिपिंग मिनिस्टर ने आपको फैक्ट चेक कर दिया, आप झूठ बोल रहे थे सर, आप झूठ बोल रहे थे सर, और मैं अपनी डिबेट में कहाँ नहीं statement दिया है? ये शिपिंग मिनिस्टर ने बोला है 28 में से 24। आप दिखाइए एक बार, प्रदीप दिखाइए, आप चला दीजिए स्टेटमेंट, राजेश अब कुमार चला दीजिए आज statement का ही है, दिखाइए सुनो, आज का ही है। एक बार ये संजीव रहा, जी को दिखाइए ये भाई। रहा। ये राजेश पढ़िए। कुमार सिन्हा शिपिंग मैं मिनिस्ट्री, टीवी तो नहीं सुनिए, देख रहा वापस अभी। से पढ़ता हूं। अच्छा राजेश, हाँ मैं भी, हाँ बताइए अब आप, एक मिनट, ये तो शिपिंग मैंने- मिनिस्टर का रिकॉर्ड मैं- स्टेटमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वो 20 फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, 28 इंडियन करण कोई मैं दिक्कत वापस नहीं। से- डॉक्टर वर्मा के पास जाना है प्लीज, जल्दी से 30 सेकंड करण, फिर मुझे डॉक्टर वर्मा के पास जाना है, प्लीज जल्दी 30 सेकंड। अमन जी, एक बात देखनी होगी, क्या इस सरकार ने कोई तैयारी में कमी कर रखी थी? 2022 से लेके आज तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, 75 दिन का रिजर्व। मैं पूछना चाहूंगा, इससे पहले की जो सरकार थी कितने दिन का रिजर्व होता था? अपनी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज अगर मैं कहूं, 27 देशों से बढ़कर के आज 40 देशों तक हुआ। एलपीजी पे अगर आप इतनी दिक्कत नहीं टॉलरेट कर सकते कि हाउस होल्ड्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, केवल और केवल हम डायरेक्शन इसका चेंज कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी हम कह रहे हैं आप इंडक्शन कुकटॉप्स यूज करिए, अभी 20 से 30% ही की कमी कर रखी है। रिफिल को अगर हमने 21 से 25 दिन कर दिया, इस पे आपने इतना बवाल मचा दिया। मतलब इतनी कम आंच तो किसी को भी नहीं आई होगी, मैं तो साफ ये बात बोल रहा हूं। मुझे बताइए कोई देश जिसके पास 75 दिन का रिजर्व है इस समय क्रूड ऑयल के मामले में। और मैं साथ में बोलूंगा, इनसे पूछिएगा जरा, एलपीजी आती कैसे है? नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से आती है और रिफाइनिंग एबिलिटी से आती है। रिफाइनिंग एबिलिटी आज भारत की कितनी है? और क्या हमारे जिनको ये कोस कोस के गाली देते हैं अंबानी अदानी को, क्या आज रिलायंस नहीं इसमें आगे बढ़ रहा? रिलायंस इंडिया लिमिटेड नहीं कह रहा हम एलपीजी की ओर डाइवर्सिफाई करेंगे, ज्यादा तेज बढ़ाएंगे? ठीक है, तब अब भी एक- ये गाली एक- देंगे हमारे डॉक्टर प्राइवेट बाबा, प्लेयर्स जी को? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, वो तो होगा, संजीव जी भी जानते हैं, मैं ये सब पर भाई संकट हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूं और होगा। तैयारी में कोई कमी हुई क्या? तो ये इसको पूछिए प्रिपेयर्डनेस कहते हैं ना, ये हमको तैयार रहना होगा, थोड़ी राशनिंग करनी होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए आप सबको। लेकिन उनका पॉइंट भी सही है, संजीव जी का भी, मानिए तो सही, संकट है, वो सही कह रहे हैं संजीव जी, सरकार मान ही नहीं रही, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उनको प्रॉब्लम इस चीज से है। लेकिन पहले डॉक्टर वर्मा प्लीज सर, आपका पॉइंट। डॉक्टर वर्मा, हाउ इज मोदी रिस्पॉन्सिबल सर? मोदी जिम्मेदार कैसे इस संकट के लिए? दो देश लड़ रहे हैं दुनिया के, कैसे मोदी जिम्मेदार? डॉक्टर वर्मा प्लीज सर। देखिए, मोदी का मतलब है भारत सरकार। इस समय जो कुछ भी है, भारत सरकार को जवाबदेही तो देनी ही पड़ेगी कि आज स्थितियां क्यों हैं, और सरकार कोई भी हो उसको जवाबदेही होना पड़ता है। लेकिन 2014 में भारत का जो कुल तेल आयात था वो 77.6%, लगभग 77.6% था। आज वो 2026 में बढ़ के 88.6% हो गया। इसका मतलब लगातार हमारी इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन क्या हो गया? 2014 में जो 37.8 मिलियन मीट्रिक टन था, वो घट के 28 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। इसका मतलब हमने अपने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पे काम नहीं किया, और शायद काम नहीं किया, इससे निर्भरता विदेशों पे या मिडिल ईस्ट में पड़ गई है। अगर आप इस बात को देखें कि 2026 में हमारे यहाँ सोलर, पवन या बैटरी स्टोरेज पे काम तो जोर तो दिया गया, लेकिन क्रियान्वयन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन की कमी से लगभग 4000 मेगावाट की सौर और पवन ऊर्जा बर्बाद हो गई। आज हमारे पास 74 दिन का पेट्रोलियम है, लेकिन क्या अल्टरनेटिव फ्यूल के नाम पे ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस, सीएनजी या नाले से निकलने वाली गैसों पे कोई विकल्पों पे काम किया गया जो दीर्घकालिक कुछ काम करता? तो भारत सरकार नहीं है तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इसके ऊपर जिम्मेदार? इसका जवाब कौन देगा? आज देश भर में जो जमीनी हकीकत ये है
कि लाइनें लगी हैं कि नहीं लगी। सरकार ने पिछले 2 दिन में घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, कमर्शियल पे 115 रुपए बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, कमर्शियल सिलेंडर लोगों को मिलने बंद हुए कि नहीं बंद हुए, हमारा लॉकिंग पॉइंट 25 दिन का किया है कि नहीं किया तो है, सर डॉक्टर इसमें वर्मा लगाया with due गया है कि respect- नहीं लगाया। डॉक्टर वर्मा विद ड्यू मैं अमन जी मेरी बात पूरी हो जाए। बट वो तो दो अगर देश ये सब आपस में चीजें लड़ रहे हो हैं, रही उसमें हैं, उसका असर हो रहा है ना, उसमें मोदी ने थोड़ी ना बोला तुम लोग लड़ो अरे आपस भाई में, मोदी या नहीं, भारत मोदी सरकार? कोई व्यक्ति अरे वो सुनिए, भारत देखिए, सरकार थोड़ी ना, भारत ने सरकार थोड़ी ना को- लड़ाई करवाई। सुनिए मेरी अमन जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात सुनिए। प्लीज सर। 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई, ठीक है। और हम सबको पता था स्टेट ऑफ होर्मुज से भारत का 80% तेल आ रहा है, हमको तैयारी करनी थी। आज कल 10 मार्च 11 दिन बाद लगभग सारे सरकारों ने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली लाइन क्या थी कि वी विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम द जर्नलिस्ट। आपने भी सवाल नहीं किया, नहीं रोक दिया गया, तो सवाल किससे किया जाए? ठीक है, ठीक है, सवाल ठीक है, सुशांत शरीर से नहीं किया जा सकता है जो ORF के साथ और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ लड़े हैं, ठीक है सर, वो नहीं बताएंगे। अरे मैं समझ गया आपकी बात सर, विपक्ष लेकिन ये भी ही आपको पूछेगा समझना इसमें होगा। सवाल, एक छोटी सी और बात विपक्ष कर को दूं। सवाल सुशांत पूछने सर, का सुशांत हक सर, है please। आज। ठीक है, सुशांत सरीन, फिर वही सवाल आपने सबको सुना, मेरे ख्याल से यू डिसएग्री, व्हाटएवर यू वांट टू मेक अ पॉइंट सर, प्लीज बोलिए सर। सुशांत जी। यार 3-4 चीजें हैं। देखिए मेरे ख्याल एनर्जी मिक्स को भी देख लें। जहां तक बिजली के उत्पाद का मामला है, 75% हमारी बिजली जो है वो कोयले से बनती है। हम लोग तेल के ऊपर निर्भर नहीं है। बाकी लगभग अबाउट 15% 16% के करीब कुछ हाइड्रो से है और बाकी रिन्यूएबल से है, तो उसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक तेल का है मामला, लगभग 40% आ रहा था। अभी ये जो व्यक्ति कह रहे थे वो 80% हमारा खाड़ी से आ रहा है, वो नहीं आ रहा था। लगभग 40% वहां से आ रहा था। सऊदी अरेबिया और इराक मेन सप्लायर थे। वहां पर प्रॉब्लम एक और है, वो सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। वहां प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल फील्ड्स को बंद कर दिया है। वहां से वो लोड नहीं कर रहे, वो इनफैक्ट एक पाइपलाइन से रेड सी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और शायद वहां पर मौका मिल जाए कि जो चीज आप पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठाते थे, वो अब आप रेड सी वाले पोर्ट से, उनका यानबू वाला जो पोर्ट है, वहां से उठा लेंगे तेल। तो कुछ हद तक वो कमी अब पूरी हो जाएगी। लेकिन हम काफी तेल इराक से खरीदते थे, तो वहां पर प्रॉब्लम रहेगी हमारी। बट वो हम शायद रूस से दोबारा से जो तेल खरीदेंगे, से और तेल खरीदेंगे, उससे हम भरपाई कर लेंगे। सुशांत जी, एक सवाल बीच में, एक सवाल सर, उसमें आपत्ति ये भी आ रही है, जो भी संजीव जी ने भी बोला, वो वीडियो जो दिखाया कि अमेरिका ने परमिट किया भारत को खरीदने के लिए, अमेरिका ने परमिशन दी, उस पर भी एक मैं जवाब आपको चाहूंगा, उसको लेकर भी लोग क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। सर अब देखिए 2-3 चीजें हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने परमिशन दी। जब पहले वो उनका जब कानून बनता है तो उसमें वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम वेवर दे रहे हैं। वेवर का क्या मतलब होता है कि भाई हम आपको इजाजत दे रहे हैं, आपके लिए कार्व आउट कर रहे हैं। अब उन्होंने एक उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया वी आर अलाउइंग इंडिया। यस, अगर आप सिर्फ उस शब्दावली के ऊपर ये देखना चाहते हैं कि भाई आपकी बड़ी नाक कट गई और आप मिट्टी में मिल गई आपकी इज्जत, आपकी मर्जी है, मैं तो ये देख रहा हूं कि भाई हम लोग वी आर वेल प्लेस्ड। क्योंकि जिन लोगों को ये गाली दे रहे हैं ना, रिलायंस वालों को जो गाली दे रहे हैं, आप वो जो तेल का वो रिफाइनिंग करते हैं, आप वो तेल मत खरीदिए। आप मत खरीदिए वो तेल। आपको इतनी अगर आपत्ति है, आप मत खरीदिए उनका जो तेल वो जो रिफाइन करते हैं, अंबानी, अडानी, और जो एक और रिफाइनरी है नैयारा वाली, आप मत खरीदिए उनसे तेल। आपको इतना प्रॉब्लम है, आप अपने उद्देश्यों पे अटल रहें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब्सटैंटिव इशू को देखें। सब्सटैंटिव इशू ये है कि हमारी क्षमता है दुनिया भर से तेल लेकर के उसको प्रोसेस करके हम अपनी भी जरूरत पूरी कर सकते हैं और दुनिया की भी जरूरत पूरी। ठीक है करण, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं डॉक्टर वर्मा और प्रदीप भाई आपके पास आ रहा हूं। ठीक सर, प्लीज करण आप कंप्लीट करिए प्लीज, मैंने बीच में रोका था। डॉक्टर वर्मा ने अभी ना 2014 से पहले का उदाहरण दिया, तो मैं जरा एक इनका ध्यान लाना चाहता हूं। 2014 से पहले ये जो एलपीजी की बात चल रही है अमन जी, 55% कवरेज था हमारा एलपीजी हाउस होल्ड्स में। आज वो 100% है। करीब 12 करोड़ घरानों में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा है। ये जरा ये भी इनटू अकाउंट रखिएगा जब आप बात करते हैं। तो आपकी पॉलिसी तो वो है, कमी को दो एलपीजी, कमी होगी ही नहीं। मैं एक चीज मैं भी सर्च कर रहा था, वैसे संजीव भाई मुझे भी मिल गया, अगर आप भी गूगल करेंगे ना सर, राकेश कुमार सिन्हा, स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और इन्होंने बोला एट प्रेजेंट 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स आर ऑपरेटिंग इन पर्शियन गल्फ आउट ऑफ
24 vessels are west of Strait of Hormuz and 4 vessels are east of Strait of Hormuz, सर। संजीव भाई, ये तो फैक्ट निकला, ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी सर, ये तो फैक्ट निकला सर। तो फिर हमारे देश में गैस के संकट नहीं होने चाहिए। नहीं, आपने जो बोला था पहले उसके किसी रूस और चीन को अलाउ कर रहे हैं, ऐसा नहीं था सर। सुनिए ना, प्लीज तो मैं फिर ये संकट क्यों है? आज दिल्ली के हाई कोर्ट का कैंटीन बंद हो गया, बहुत सारे होटल्स बंद होने के सारी चीजें सही हैं सर, लेकिन हमको पैनिक नहीं, फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए सर। मैंने तो फिर ये संकट क्यों है? मैं पूछना चाह रहा हूं ना। संकट है क्योंकि संकट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में संकट है, संकट है। अरे भाई, क्योंकि संकट है मिडिल ईस्ट में सर। अगर आपके कार्गो आ रहे हैं, आपके सारी चीजें आ रही हैं, 15 से 20 आ रहे हैं, समझिए तो बात आप को। समझिए, वो पहले डेली 150 आते थे, 15-20 आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आप समझिए सर, राशनिंग स्केसिटी है। आप कह क्या रहे हैं आज? मैं नहीं समझ पा रहा सर, क्योंकि ये देखिए, तो ये मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली और ये पोस्ट है 7:37। हो सकता है आप ना पढ़ पाए हो, क्योंकि डिबेट में बैठने से पहले मैं भी मिस कर गया। ये वाकई में क्लैरिफिकेशन आया है सर। प्लीज सवाल पूछ सकता हूं? हाँ प्लीज सुशांत सर पूछिए ना प्लीज, फिर डॉक्टर वर्मा और प्रदीप भाई, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। प्रदीप भाई 30 सेकंड। सुशांत सर, कार्गो वेस्ट ऑफ, जो 24 कार्गो वेस्ट ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज हैं, उसमें से गैस के कितने हैं और ऑयल के कितने हैं, तेल के कितने हैं? क्योंकि अगर दोनों को गड़मट कर देंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी। अगर जो एलपीजी के अगर कार्गोज अटके हुए हैं तो बात समझ में आती है कि एलपीजी की शॉर्टेज तो होनी है, अब आपके ठीक बात, कुछ हद तक होगी, लेकिन जहां तक तेल के कार्गोज हैं, वो तेल के कार्गोज आप कहीं और से भी लेकर के उसकी भरपाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो कार्गोज में प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ ये नहीं है कि ईरान ने बंद कर दिया, उसमें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इंश्योर करते हैं इन कार्गोज को, वो पीछे भाग गए हैं। वो कहते हैं हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे, और बिना इंश्योरेंस के इन कार्गोज को लेकर के जाने की जो लायबिलिटी होती है वो कोई शिपर लेना नहीं चाहता। कंटेनर में ये भी बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 2 गैस के हैं इस समय। ठीक, प्रदीप बोलिए आप। प्रदीप, एक तो वो वाला उस पर जवाब दीजिए जो डॉक्टर वर्मा ने भी बोला और संजीव ने भी बोला, संजीव जी ने भी बोला। अमेरिका डिक्टेट करता है, भाई खरीद लीजिए, परमिशन देता है, कॉलोनी बना दिया अमेरिका। अगर ऐसी बात है तो फिर पूरी बात मानिए भाई। आज जाके फिर वही स्टेटमेंट में कहा है कि भारत की वजह से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो है वो स्टेबल हुए हैं। उसके बाद ही जाके एनर्जी सेक्रेटरी ने बोला कि आज भारत है, उसके कारण जो है पूरे एनर्जी प्राइसेस स्टेबल है और भारत की वजह से आज ऑयल प्राइसेस पूरे ग्लोबली मेंटेन है। वो वाली बात फिर पूरी स्टेबल परमिशन दी अमेरिका ने, उसका जवाब दीजिए ना जो संजीव जी ने पूछा है। परमिशन देता है अमेरिका? कौन होता है परमिशन देने वाला? सब ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा अमन भाई फैक्चुअल बात करते हैं, क्या उसके पहले या उसके बाद में हमने किसी भी देश से, रशिया से तेल लेना बंद किया था क्या? नहीं, हमने बंदी नहीं किया था, हम लेते थे 10 लाख बैरल प्रतिदिन हम ले रहे थे पहले से। ठीक है, बताइए संजीव भाई और डॉक्टर वर्मा की कमेंट आप दोनों का। समझ गया सर, हो गया। संजीव जी आपका, संजीव भाई मुझे देखिए, अच्छा क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए। ये इनके समय में तो ये 8 बजे के बाद देश के पेट्रोल पंप बंद करने की बात कर रहे थे ये लोग हैं। अब ये संजीव जी पूछ रहे थे क्राइसिस क्यों हो रहा है। अरे 12 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज मिडिल ईस्टर्न के अंदर अगर उस पर बॉम्बिंग होगी तो ऑब्वियसली उस पर दिक्कत होगी। उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेना देना नहीं है। 70% देश का तेल का ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये हमने किया। प्लीज संजीव भाई प्लीज बोलिए ना सर, संजीव भाई प्लीज बोलिए। झूठ फैलाना बंद करो। देखिए, 3 सवाल हमने इनसे पूछा कि पहले भी यूएस सेक्रेटरी ने ये कहा कि हमने इनको कहा है कि रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। आज यूएस प्रेस सेक्रेटरी ये कह रही है कि हमने इंडिया को कहा और उसने बहुत अच्छा एक्ट किया और उन्होंने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब हमने टेम्पोररी उनको परमिशन दी है कि आप तेल खरीद लीजिए क्योंकि क्राइसिस। संजीव भाई इसका एक जवाब बस मैं ऐसे दे सकता हूं क्योंकि मुझे वाइंड अप करना मजबूरी है मेरी। कल को आप ये कहने लगे कि अमन की डिबेट का टॉपिक मैं तय करता हूं। वो हो सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हो, ट्रंप वहां पर जो है वो बौकाल टाइट कर रहे हो, हम हो सकता है आप कल को कह दें। एग्जैक्टली। नंबर एक भारत ने तो तेल खरीदना सर बंद ही नहीं किया था ना, ये भी आप जानते हैं। 10 लाख बैरल प्रतिदिन भारत ने खरीदना बंद ही नहीं किया सर, ये तो फैक्ट है। एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद, थैंक यू। मैं माफी चाहूंगा सर, डॉक्टर वर्मा माफी, छोटा सा ब्रेक।